नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए ये एक तरह से इसका पहला लेक्चर है कंटेंट का। अभी 2 लेक्चर आप लोगों ने देखे थे जो आपको अपडेट करने के लिए थे और 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज जो मेन चैनल था उस पर थोड़ा काम चल रहा था। अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये पहला लेक्चर आप लोगों के सामने है जिसमें कि हम क्वेश्चन के माध्यम से इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि उससे बाहर लगभग पेट नहीं आएगा। पेट का लेवल बता दो, बहुत ईजी है। टारगेट आपको रखना है 100 में से 90 क्वेश्चन का। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम एक शानदार क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर चलते हैं और लगभग चीज़ें उसमें से आ जाती हैं। हमें लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करके भी रख सकते हैं और इससे हमको ये आइडिया होगा, फ़ायदा होगा कि जो कुछ क्वेश्चन जो थोड़े टफ आ सकते हैं वो भी हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये स्टार्ट किया है मैंने जो पिछला जो पहली बार जो पेट हुआ था उसके क्वेश्चन से आपको खुद अंदाजा चला जाएगा कैसे ईजिली ये क्वेश्चन आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं बुक्स बताऊँगा और उस पर्टिकुलर बुक से आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा और उस लेवल के साथ पेट के लगभग क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। आपको ये परेशान नहीं होना कि दिन भर आप लेक्चर देखिए। लेक्चर आप लिमिटेड टाइम देखिए, लिमिटेड लोगों की देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये पेपर था और इस पेपर में अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। फटाफट आप लोगों के सामने को क्वेश्चंस को देखेंगे और एक टाइम पे हम एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक लगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन अभी आप लोग की स्क्रीन पर मैंने लगाया है, तो अभी हम एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ईजी है बच्चे। आपको पता है, अगर नॉर्मल सी नॉलेज भी है ना, ये पेपर बेसिकली ना कोई सिलेक्शन का नहीं है। ये पेपर है नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को छांटने का। तो इसका क्या मतलब होता है? आयोग ये कहना चाहता है कि एटलीस्ट ये तो आपको आना चाहिए। तो पेपर का इस तरह आप समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीक्वेंस लगाना कि कौन पहले आया। यहाँ कुछ शासक दिए हुए हैं बच्चे, उन शासकों के बारे में बात हो रही है। कुछ बड़े रूलर्स हैं, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आपको अगर पता हो तो सल्तनत काल की जब स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1203 के बाद से ये अपना कार्यभार संभाला था, उसके तुरंत बाद इल्तुतमिश ही शासक बने थे, उसके दामाद भी थे। और उसके बाद तो इन चारों में सबसे पहले शासन किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत काल के बहुत बड़ा शासक था ये, है ना। अलाउद्दीन खिलजी को आप जानते भी होंगे। बाजार मूल्य प्रणाली के ऊपर काफ़ी काम किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आ गए शेरशाह सूरी और फिर अकबर। शेरशाह सूरी जो थे वो हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं से उनके युद्ध हुए थे, है ना, 2-2। इसलिए अकबर हुमायूं के बेटे थे, तो ऑफकोर्स अकबर उसके बाद ही होंगे। 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया था। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था बिलग्राम के युद्ध में और फिर चौसा का भी युद्ध उससे पहले। तो इसको आपको ध्यान देना है, बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? 4, 3, 1, 2। अब यहाँ क्या जा रहा है? 4, 3, 1, 2। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो अब देखिए, ये सूफी या भक्ति काल से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, श्री चैतन्य, शंकराचार्य या नामदेव? तो आप सीधे बोलेंगे नामदेव। नामदेव के साथ साथ एकनाथ, ये 2 बड़े ऐसे संत थे जो कि महाराज शिवाजी के समकालीन थे। अब एक और क्वेश्चन है कि शिवाजी जो श्री शिवाजी के गुरु किसको बोला जाता था? किस संत को शिवाजी का गुरु बोला जाता था? मुझे बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके। तो ये क्वेश्चन भी इजी हो गया, नामदेव आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमको देखो, जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल निकल के आते हैं, इनके समकालीन, उनके गुरु, है ना। शिवाजी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, शिवाजी ने कितने किले जीते, कौन सी संधि हुई थी, है ना, इनके युद्ध हुए थे, इनकी माता का नाम क्या था। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो उस बेसिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। जब भी हम मॉडर्न पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन तो हमेशा निकलता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ दुनिया भर की बुक्स की नीड नहीं है, लेकिन गाइड भी नहीं लेनी है, प्रतिष्ठित किताब लेनी, जो मैं आपको बताऊंगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 1785 के आसपास तक रहे ये। आप कहोगे सर उससे पहले भी तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। हाँ जी, गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे, है ना। ये रॉबर्ट क्लाइव भी गवर्नर था 1765 में, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं था। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के उस समय, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये इन तीनों में गवर्नर हुआ करते थे, तो सब एक दूसरे के बराबर थे, कोई किसी की बात नहीं मानता था। फिर बंगाल वाले को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया ताकि बम्बई और मद्रास वाले उसके अंडर में हो जाए इनडायरेक्टली। और ये पहला जो पद था ये संभाला था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता बहुत फेमस किताब है, प्राचीन भारत से देखो ये क्वेश्चन आया है।
प्राचीन भारत का एक क्वेश्चन, और चरक संहिता बेसिकली आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर लिखी गई किताब है चरक के द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा ही। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है बच्चे? ये रिलेटेड है चिकित्सा से। सुश्रुत और चरक संहिता ये सब चिकित्सा से जुड़े हुए शब्द हैं। धन्वंतरी, है ना, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा आयुर्वेदा से। क्वेश्चन कभी आ जाए चिकित्सा में किससे? आयुर्वेद से। हमारा 5th क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? मैच गलत पेयर निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कठिन माने जाते हैं अक्सर। अब आपको देखो इसमें एंशिएंट और मेडिवल दोनों को जोड़ा गया है। अब ये बोल रहे हैं कौन सा जोड़ा गलत है, हमें गलत निकालना है, तो सही पता होना चाहिए। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। हाँ जी, 261 BC में हुआ था। आपको याद रखना, कलिंग युद्ध की वजह से ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इसको ऐसे भी याद रख लो कि सम्राट अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके जस्ट 8 सालों के बाद आपका कलिंग वाला युद्ध हुआ था। तो सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC में हुआ था। 2 बार हुआ था वैसे उनका, 271 BC में, फिर 269 BC में। BC में ईयर घटते रहते हैं साल बढ़ने के साथ। ठीक है, तो ये तो करेक्ट बात है। 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही बात है। 622 AD में ईस्वी में मुस्लिम संप्रदाय की शुरुआत हुई, धर्म की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही बात है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। यहाँ पे अगर अब वास्तविक रूप से नहीं पता होगा तो गलत होगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और वहीं पे माना जाता है कि जो मुगल सत्ता थी उसके बाद से चरमरा गई और नामात्र की रह गई। तो जिसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा गलत है, निकाल देंगे इसको। डन, यही आंसर है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने हर परीक्षा में इस क्वेश्चन को देखा होगा। इनमें से किसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़ी शख्सियत, बड़े अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत की पहली बार GDP कैलकुलेट की थी, है ना, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ भी लिखी थी इन्होंने, जिसमें बताया था कि किस प्रकार जो अंग्रेज है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, दादा भाई नौरोजी। 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल, 1 मिनट, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल आंदोलन चलाए गए? होम रूल लीग, होम रूल ये आयरलैंड से लिया गया एक कंसेप्ट था, जिसमें कि खुद के शासन की, है ना, हम खुद से अपना शासन चलाए, इसकी मांग की जानी। मोटी मोटी बात यही है कि खुद का शासन हो। ये शुरू किया था किसने? ये सोच थी एनी बेसेंट की। किसकी थी? एनी बेसेंट। और इसको शुरू किया एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। सब कंसेप्ट तो एनी बेसेंट का था, लेकिन शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र के रीजन में, एनी बेसेंट ने शुरू किया था मद्रास के रीजन में। तो ये दोनों लोग ही इसके लिए फेमस हैं। ध्यान दीजिएगा, 1916 के आसपास। डन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच करो। देखो क्या मस्त क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं मॉडर्न से कितने अच्छे से क्वेश्चन आए हैं और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आए हैं। अब ये हमारा है पुनर्जागरण काल का। ठीक, ब्रह्म समाज, हम हमेशा याद रखते हैं राजा राम मोहन राय, लगा दो इसको। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, जो DAV स्कूल होते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। काम खत्म। इजी क्वेश्चन है। आंसर भी देखने की नीड नहीं होनी चाहिए आपको, आंसर भी देखने की नीड नहीं होगी। इस तरह से मैच द फॉलोइंग करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। डी ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या बोल रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये बहुत से लोगों का गलत हो सकता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया? मतलब आपको पता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था, चीज़ें खराब हो रही थी 1939 में, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद ये पद किसको सौंपा गया? बहुत से लोग पट्टाभी सीतारमैया के साथ जा सकते हैं, जो कि गलत है। आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डन। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पेपर में खूब पूछा गया। जम्मू कश्मीर में जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चिनाव नदी पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। वसंत विषुव किसे बोलते हैं? देखिए 2 विषुव होते हैं, समर और वसंत के विषुव। इसमें वो एक पर्टिकुलर दिन होता है जिसमें बिल्कुल इक्वेटर के आसपास जो है तो सूर्य की लोकेशन होती है ना। मतलब ये पृथ्वी की जो सूर्य की लोकेशन है बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल इक्वेटर के पास है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। 20 से 21 मार्च
का जो पीरियड है वो वसंत विषुव वाला जो कंसेप्ट है लगभग इस डेट के आसपास, इस साल तो लगभग 20 मार्च के आसपास ये हुआ था, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन आइडियल डेट जो इसकी है वो 21 मार्च को होती है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बता दें, राजस्थान में इंडिया का 90% तांबा मिलता है और उसमें भी खेतड़ी में सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। वहाँ पे SCL कंपनी भी थी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि शायद अब बंद हो गई है। तो हमेशा याद रखिएगा तांबा, और सिंधु घाटी सभ्यता के काल से यहाँ से तांबा मिलता है। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस, इसलिए बहुत पेपर में पूछते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? हेमिस नेशनल पार्क। और उसके बाद मरुस्थल वाला, डेजर्ट थार वाला, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली हैं? हिमालय के नदियों सिस्टम से हैं, हिमालयन रिवर जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, मतलब हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं। कावेरी वो तो दक्षिण में है, जी नहीं गलत है। गंगा हाँ, ब्रह्मपुत्र हाँ, गोदावरी नहीं। तो 2 और 3 ये हमारे हिमालय से निकलने वाले नदियों का अपवाह तंत्र है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, कैसे लगे मुझे प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर इवनिंग तक आप लोग को मिल जाएगा और उसमें हम और लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। छोटे लेक्चर्स रहेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर टॉपिक वाइज हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।